दबेज धुंध की चादर को पिघलाकर सूरज हस्बे दस्तूर बुलंद अज़ाइम नए जोश वलवले के साथ तलू हुआ था। अशरफुल मखलूकात की तरह चरिंदों परिंद भी एक मर्तबा फिर जरूरियात मौज की तलाश में अपने अपने घरों से निकल पड़े थे। लेकिन ये नई सुबह हवेली की बोझल और खामोश फिजा में किसी भी किस्म की तब्दीली लाने में बुरी तरह नाकाम रही थी। मुलाजिम वैसे ही अपने अपने जिम्मे लगे काम में मसरूफ थे। चहल पहल सब वैसे ही थी, लेकिन कसाफत और कशीदगी महसूस की जा सकती थी। नाश्ते के बाद शहबाज और शहराज उस्मानी चले गए थे, जबकि दाजी का इरादा देर से जाने का था, लिहाजा वो हवेली में मौजूद थे। 11 बज चुके थे और दाजी कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे, जिसमें दी जान हस्ब मामूल उनकी मदद करवा रही थीं। आप उस दिन बैठक में कुछ बोले क्यों नहीं? कब से जुबान पर मचल रहा सवाल चादर थमाते हुए लबों तक आ ही गया था। क्योंकि आप नहीं चाहती थीं, सादगी से बिना बसों पेश जवाब दिया। हम नहीं चाहते थे? वो हैरान हुई। जी बिल्कुल, और आप तो जानती हैं नेकबख्त, हमारे बस में हो तो आपकी ख्वाहिश पर हम जमाने की गर्दिश बदल दें, फिर यह खामोशी तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। अपनी तैयारी का जायजा लेते हुए उनकी अहमियत जितलाते हुए खास अंदाज में बोले। हमारी ख्वाहिश? दी जान की हैरानगी दो चंद हुई, जिस पर वो खुलकर मुस्कुराए थे। आप ही चाहती थी ना हम आपके पोते को खुलकर अपना मुद्दा रखने दें, हाकिम सरकार की हैसियत से उन्हें सरजनिश करने की बजाय एक सामे फ़कत उनके दादा बनकर उन्हें सुने और उनका नज़रिया समझने की कोशिश करें, बजाय ख़ानदानी इक़्तिदार और रिवायात का अलमबरदार बनकर मुश्तिल होने के, बगावत की चिंगारी को कुचलने की कोशिश करने के। उनके बारोब चेहरे पर दबदबा आमेज मुस्कुराहट रखा थी। लेकिन हमने तो ऐसा आपसे। दीजान बुरी तरह गड़बड़ाई थी। जिस ख्याल को उन्होंने लबों तक लाया ही नहीं था, वो राज दाजी ने किस तरह पा लिया था। इतने बरस गुजार दिए हैं आपकी रफाकत में हाजरा बेगम, इशारे कनाए समझने के मरहले से गुजरे तो ज़माने बीत चुके हैं। अब तो ये आलम है कि आपके जहन के दरीजे पे कोई ख्याल दस्तक देने जाता है तो पहले खबर हमें तरसील करके जाता है। फिर किस तरह हम इस फिक्र और अंदेशे का सर नहीं कुचलते जो आपके जहन और दिल को जकड़कर किसी आकाश बेल की तरह आपके चेहरे की शादाबी को निचोड़ रहा था। कैसा मुलायमत में लिपटा जानिसार करता हुआ बेलौस अंदाज था। तीजान झींप सी गई थीं। जानता हूँ नेकबख्त, अक्सर बहैसियत हाकिम सरकार बहुत से कड़े फैसले लेने पड़ते हैं जो आपके नरम मिजाजी रहम दिल तबीयत को नागवार गुजरते हैं, जिस पर आप बजाय एतराज़ करने के खामोश हो जाती हैं। लेकिन आप भी जान लें, आपकी हर ख्वाहिश, ख्वाह वो जुबान तक रसाई हासिल करे या ना करे, उसे तकमील के मेराज बख्शने को ताजवर उस्मानी अपनी खुशबख्ती में शुमार करता है। उनके नहीफ शानों पर मजबूत हाथ जमाते हुए जान निछावर करते पुरहिद्दत अंतहार में कुछ पशिमानी की खलिश भी शामिल थी। हम समझते हैं आपकी मजबूरी, आपका किरदार जो आपको बसा औकात कठोर बनने पर मजबूर करता है, लेकिन एक पूरे कबीले का सरबराह होना, इतने गांव के लोगों को खुश रखना, उनकी बेहतरी सोचना आसान नहीं होता। और हमें फ़ख्र है कि आपने अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा खुश असलूबी से निभाया है। दीजान के तफाकुर भरे लहजे में शुक्र का अंसर नमी का शिकार बनकर शामिल हुआ था। हम कोशिश करते हैं नेकबख्त, आपको दी जुबान का हर हाल में पास रखें, वरना हम बाइख्तियार हाकिम सरकार किस काम के। उनकी आंखों की नमी को अपनी चादर में जज्ब करते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में उन्होंने मान बख्शा तो दी जान की आंखें तशक्कुर से चमकने लगीं। कौन? दफतन दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो दाजी ने गला खनकारते हुए पूछा। सरकार, छोटी भाभी सा की मुमानी सा आई हैं। दूसरी जाने से धीमा मुअद्दिब लहजा उभरा। उन्हें बिठाएं, हम आ रहे हैं। जी सरकार। कदमों की चाप दूर हुई तो दी जान ने नाफहम कम सवालिया निगाह उन पर जमाई जो तख्त पर बैठे जूते पहन रहे थे। हमने ही बुलाया है उन्हें। जूता पहनकर फ़ोन और चश्मा का फ्रेम उठाते हुए वो बोले। आपने? लेकिन उन्हें जवाब की बहुत जल्दी है और हमें मामले को किनारे लगाने की, ताकि ये बच्चे 2 हफ्ते में सब मुकम्मल तवज्जो इलेक्शन कैंपेन पर मबजूल कर सकें। आ जाएं आप भी। कदम और आईने में नजर आ रहे अपने बारोब अक्स को देखा। सुरमई कड़कड़ाते पिठानी सूट पर बादामी रंग की शॉल को चौड़े शानों पर असर नौ दुरुस्त किया, साथ मुझों को दाएं हाथ के अंगूठे से सहलाते हुए अपने कदमों की धमक से माहौल को मरऊब करते दरवाजे की सिंध बढ़े तो अधूरी तस्बीह हाथ में लिए ही उजलतन मलमल आंचल संभालती हुई दीजान को उनकी तकलीद करनी पड़ी थी। अस्सलामुअलैकुम।
दाजी के कशादा ड्राइंग रूम में कदम रखते ही बेगम तबस्सुम और उनके शौहरे नामदार एहतरामन खड़े हुए थे। सर की जंबिश से जवाब देते हुए दाजी ने हाथ के इशारे से बैठने को कहा तो दोनों फौरन जगह पर टिक गए। दीजान उलझी उलझी सी आकर दाजी के पहलू में नशिस्ता हुई। वो आप कुछ बात करना चाहते थे मिराल के मुतल्लिक। बादल नख्वास्ता आज मामू की जुबान का कुफर टूटा था। जी ऐसा ही है कुछ, और हम समझते हैं मिराल आपकी इकलौती भांजी है। उनके मुस्तकबिल को लेकर आप तफक्कुरात का शिकार हैं। आप उनकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है, पर चौंका हम उनकी जिम्मेदारी ले चुके हैं तो हम अब पीछे नहीं हट सकते, ना ही हम आप लोगों की अहमियत को नज़रअंदाज कर सकते हैं। इसी सिलसिले में हमने यहाँ आपको बिलखसूस तलब किया है। दाजी ने लच्छेदार तमीज से मेहमान को ही नहीं अपनी जोजा को भी घुमा दिया था, लेकिन उन्होंने लब खोले नहीं, क्योंकि अमूमन दादी तमीज के कायल नहीं थे, और अगर वो ऐसा करते थे तो मुहर्रिक बहुत बड़ा और अहम होता था। कैसा सिलसिला? तबस्सुम बेगम ने मचल कर पूछा। वही सिलसिला जिसका हमारे बड़े पोते ने जिक्र किया था, मिराल की शादी का। मिराल की शादी का? तबस्सुम बेगम स्प्रिंग लगे खिलौने की तरह खड़ी हुई थी। जी, उस खुश नसीब को हम मुंतखब कर चुके हैं। देखा वाला शरीफ और काबिल बच्चा है। 2-3 दिन हम किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ हैं, उसके बाद निकाह की सुन्नत अदा कर लेते हैं। आप लोग तो मसरूफ़ नहीं होंगे ना? यक्के बाद दीगरे अपने लाहिद अमल के एटमी धमाके करने के बाद दाजी ने राय तलब निगाह उठाई, जहां दोनों शौहर बीवी को सांप सूंघ गया था। आपको कोई एतराज़ है मुबश्शिर साहब? आसमान सर पर गिराकर किस आराम से वो पूछ रहे थे। नहीं, लेकिन इतनी जल्दी, और लड़का? नेक काम में देरी कैसी? और रही बात लड़के की, तो बात जब बेटियों की आती है, हमेशा हमारा नजर इंतखाब आला और लासानी पर ही ठहरता है। उसकी आप फिक्र नहीं करें। मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए अपनी नशिस्त को छोड़कर खड़े हुए। पर हमें ज़रूरी काम से निकलना है। मुतहविस तबस्सुम बेगम के हर्फ एतराज़ को दाजी ने हाथ उठाकर कता किया। आप लोग दोपहर का खाना लाजमी हवेली में तनावुल फरमा कर जाइएगा। नेकबाक, इनकी खातिर मदारत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और बच्चों से हम वापस आकर बात कर लेंगे। एक मतबस्सम निगाह हवन्नक दीजान पर डालते, आंखों पर चौड़े फ्रेम का चश्मा चढ़ाते, सदमे के जेर असर फिजा में ताश पैदा करते हुए वॉकआउट कर गए थे। पीछे तबस्सुम बेगम धप से सोफे पर गिरी थीं। फटी आंखें, फक पड़ा चेहरा हनूस यकीन बेयकीनी की भंवर से जबरदस्त आजमा था। नाज़मा बेगम की शिद्दत पसंदी, दोनों नंदों की शदीद मुखालफत, और अपनी रिवायत को लेकर मशहूर हवेली वालों की सख्ती। मिराल की दूसरी शादी का सवाल ही नहीं उठता था। उन्हें तो लगा था दाजी ने उन्हें आज पोते के बयान को नादानी के जुमरे में डालते हुए मिराल का हाथ सौंपने के लिए बुलवाया है। तभी वो कुछ ज़्यादा ही एहतमाम से तैयार होकर आई थी, और अब धमाके के बाद वही मेकअप की परत सदमे से निकल रहे ठंडे पसीने से धुल रही थी। मतलब मुफ्त में मिल रही हवेली की निगरान के साथ आधी जायदाद भी उनके हाथ से पलक झपकते रेत की तरह फिसल गई थी। लेकिन फिसल कर गिरी किसकी झोली में थी, ये सोचने के लिए उनका तेज तर्रार दिमाग फिल वक्त हाजिर नहीं था। नज़ीर, नज़ीर! सलीके से जमे कबर्ड को तहस नहस करते हुए उसने हलक में दूसरी मर्तबा खराश डाली थी, और तीसरी धाड़ के गूंजने से पहले हाँफता कांपता हुआ नज़ीर डोर फ्रेम में बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ था। जी बाबू साहब। अंदर दाखिल होते उसकी सांस बुरी तरह फूल रही थी। मेरी नीली चेक वाली शर्ट्स कहाँ हैं? नीचे लगाए कपड़ों के अंबार पर तेज तनकीदी निगाह डालते हुए पूछा गया। मैं देखता हूँ। उसके तेवरों से खायफ नज़ीर ढेर की सिमत बढ़ा। वो कमर पर हाथ जमाए कीना तोड़ अंदाज में साइड पर खड़ा हो गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार अलग अलग करके नज़ीर ने 3 मरतबा पूरे ढेर को छान लिया, लेकिन मतलूबा शर्ट का कोई अता पता नहीं लगा था। बाबू साहब यहाँ तो नहीं है। खाइफ निगाह उसने सर पर खड़े दिलावर की जानिब उठाए, गोया शामत को दावत देकर बुलवाया। पुरानी खबर का शुक्रिया, बाद में अदा कर लूँगा। नई बात बताओ, फिर है कहाँ? तजिया अंदाज इस नज़ीर की सांस खुश करने के लिए काफ़ी था। होनी तो यही चाहिए थी, वो मिनमिनाया। फिर है क्यों नहीं? वो तो मैं नहीं जानता। 5 लफ्ज़ी जुमला हलक तर्क करते 5 टुकड़ों में बटा। फिर कौन जानता है? भाभी साहब। वो क्यों? कमर पर हाथ जाते भव्य नाकदाना अंदाज में उस बेवजह जिक्र पर ऊपर को अचकी। वो वही तो देख रही थी ये सब। अच्छा, और आप क्या कर रहे थे? पारा ठीक ठाक चढ़ गया था इस खास इतला पर। बाहर के काम। वो क्या आया? आप कहें तो वो काम भी उन्हें ही सौंप दूँ।
तीखे तंज पर नजीर रोहानसा हुआ था। बाबू साहब मैं तो मतलब आप भाभी साहब को फोन करके पूछ लेना। मुफ्त का मशवरा जान खलासी के लिए पेश किया। जवाबन दिलावर के तेवर मजीद खराब हुए तो थूक निकलने लगा। जाकर शहंशाह को नहलाने का इंतजाम करो, मैं आ रहा हूँ। रिहाई का परवाना मिलने की देर थी। वो सेकंड में काफूर हुआ था जबकि वो शिकन आलूद पेशानी से हिलाता उस ढेर को घूर रहा था। उसकी एक इंतहाई ख़राब मगर पुख्ता आदत थी कि एक मर्तबा दिमाग में घुसी बात आसानी से नहीं निकलती थी। दूसरा, वो अपने कपड़ों को लेकर खासा टची था, लिहाजा बेड पर पड़े फ़ोन पर आखिरी उम्मीद भरी नज़र जाकर ठहरी। आदत के बरखिलाफ और टॉवर गले में डालकर निकल जाने को था कि बेड पर पड़ा फ़ोन खुद बज उठा। रोशन स्क्रीन पर कॉलर का नाम देख उसकी पुतलियां सुकड़ी। फिर बड़े इत्मीनान के साथ कॉल रिसीव करके उसने कान से लगाया। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं दीजान आप? वालेकुम अस्सलाम। तुम किधर गायब हो? ना हवेली की कोई खैर खबर है, ना उस बच्ची की मिजाज पुरसी की तुम्हें परवाह है। रह किस दुनिया में रहे हो तुम? दूसरी तरफ क्लास लेने की लिए वो भरी बैठी थी। सामने से फ़ोन कर ही दिया है तो पहले मेरी मिजाज पुरसी ही कर लें आप ज़रा। नरूठेपन से एहसास करवाया। वो मैं रूबरू कर लूँगी। अभी यूँ करो, जितनी जल्दी हो सके मुकद्दस को लेकर हवेली पहुँचो। क्यों, एमरजेंसी नाफिज हो गई है? वारदात नुमा फरमान पर उसकी पेशानी शक्ल आलूद हुई। कुछ ऐसा ही है, मैं मसरूफ़ हूँ। तो अपनी मसरूफियत को साइड पर रखो और बच्ची को लेकर हवेली पहुँचो। जवाब को हवा में उड़ाते हुक्म की अहमियत बरकरार थी, गोया इस काम के आगे किसी काम की अहमियत ही ना हो। सुन रहे हो तुम? जवाब नदारत पाकर दीजा ने दबाव बढ़ाया तो वो भुना गया। हद हो गई है यार, मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? ले देकर बस यही काम रह गया है, लेकर जाओ लेकर आओ। कोई ड्राइवर लगा हुआ हूँ मैं हवेली का? उसके तपे तपे एतराज पर दूसरी जानिब दीजान का सर पीटने को मन किया था। कोई दिहाड़ी लगवाने को नहीं कह रही जो यूं बिदक रहे हो। शौहर हो तुम। शौहर होने का मतलब यही है कि बंदा पिक एंड ड्रॉप सर्विस में लगा ही रहे। बजाय कायल होने के वो झल्लाता एहतजाजी हुआ। जी बेटा जी, ना सिर्फ ये बल्कि उनके सारे ज़ाती काम आपके ज़िम्मे हैं। सिर्फ नान नफ़का उठा लेने से जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो जाती। खुशी गमी छोटी बड़ी हर ज़रूरत का एहसास करना आपके ज़िम्मे है। और तुम जानते हो वो बच्ची नामहरम के सामने नहीं निकलती होती तब भी आपने मेरी ही खिदमत हासिल करनी थी। भुनाए अंदाज में उसने इख्तिलाफ में टुकड़ा लगाया। जाहिर सी बात है, जब घर का मर्द शौहर मौजूद है फिर किसी अहरे खैरे की खिदमत क्यों ली जाए? और अच्छा थोड़ी लगता है नई नवेली दुल्हन ड्राइवर के साथ आए। दीजान भी फिर उसकी दीजान थी। आज भी मैं कहीं जाऊं तो तुम्हारे दादी लाख काम होने के बावजूद पूरी कोशिश करते हैं कि कम से कम वो मुझे लेने पहुंच जाएं। मुतबस्सम सा एहसास से गुंदा लहजा खूबसूरत सा पैगाम दे रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो खुश्क मिजाज हरीफ ज़्यादा बजाय उदास पर जज्बात से आशना होने के बरहम हुआ था। उनके लेवल का इश्क तो बेचारे मजनू ने भी नहीं किया होगा। शुक्र है पहली कोशिश में ही आप उनकी दस्तरस में आ गईं, वरना तो वो सारे आशिकाने हजरात का नाम तारीख से मिटाकर ताज और उस्वानी दर्ज करवा कर ही दम लेते। शरीर से अंदाज में उसे नक्शा खींचा तो दीजान खुलकर मुस्कुराई थी, फिर कदरे सुलझे हुए अंदाज में समझाती हुई गोया हुई। रिश्तों की कच्ची डोर को एहसास व इखलास ही मजबूत करती है, और तुम दोनों का रिश्ता तो है भी बेहद नाजुक और इंतहाई खूबसूरत, बिल्कुल किसी नन्हे पौधे की मानित, वक्त तो तवज्जो का तालिब। और तुम जैसे तजर्बाकार बागवान से बेहतर कौन जानता होगा एक नौनिहाल पौधे की किस तरह चाहतों या गानगत से देखभाल की जाती है। और फिर वो बच्ची तो हवेली की आबो हवा में सुना है भौचाल आया हुआ है। उनके गुदाज अंदाज से पहले तही करते उसने मौजू बदला तो दूसरी जानिब दीजान सर सांस खींचती चीदा चीदा उसे हालात के मुतल्लिक बताने लगी थी, जिसे जानने में उसकी सिफर भी दिलचस्पी नहीं थी। लगे हाथों उन्होंने अर्जेंट नोटिस पर अपनी समझदार सुलझी हुई मामला फहम बच्ची को अर्जेंट नोटिस पर तलब करने का मकसद भी बड़े ही इत्तेफाकाराना अंदाज में वाज़ेह किया था। अब बच्ची को फ़ोन करके बता दो किस वक्त लेने जाओगे ताकि वो तैयारी मुकम्मल कर ले। बात समेटते उन्होंने हिदायत दी। अब इतलाई कॉल भी मैं ही घुमाऊं? क्यों, तुम्हारी आवाज़ का शरई पर्दा है? दीजान तब गई थी। कमाल है, मतलब दूसरे लड़के लट्टू की तरह अपनी बीवी के इर्द गिर्द घूमते नहीं थकते हैं, और एक तुम हो बदज़ौक हिस्से लताफत से आ रही इंसान की तरह बीवी के नाम से बिलकते रहते हो। हद ही हो गई। लगे हाथ उन्होंने ठीक ठाक झाड़ भी दिया था। ऐसा वाहिद पीस हाकिम सरकार नामी ही देखा है मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से। वो बाज कहाँ आता था।
दूसरा पीस भी दिख जाएगा अनकरीब। ज़रा आईने में जाकर देखो, कुछ खास मुख्तलिफ नहीं हो तुम उनसे। बच्ची को बता ज़रूर देना। अल्लाह की ईमान। अपनी बात मुकम्मल कर उन्हें कॉल मुंतका कर दिया था। वो फ़ोन कान से लगाए हक तक खड़ा ही रह गया था। फिर फ़ोन बेड पर उछालता हुआ कॉटेज से बाहर निकल आया था। वो दिन ढले थका मांदा हवेली में दाखिल हुआ था। सुबह के मुकाबिल बड़ी दर्जा हरारत भांप कर सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ा था, लेकिन रास्ते में नाज़मा बेगम के रूम के बाहर परेशान खड़ी मिज़राब को देख इरादा मुलतवी करना पड़ा। कोर्ट उसे थमाते वापस जाने का इशारा किया और खुद आहिस्तगी से दरवाजे पर दस्तक दी। खिलाफ तवक्को दूसरी दस्तक पर दरवाज़ा खुला था और शिकन आलूद लिबास में पुसर मुर्दा मगर तने बरहम नकूश लिए नाज़मा बेगम का चेहरा नमूदार हुआ, जो दरवाज़ा खोलकर पलट गई थी। तायराना नज़र निगाह कमरे में दौड़ाई तो नज़र साइड टेबल पर ढके ट्रे पर जा टिकी। वहाँ कदम रोकते उसने पलट कर राहदारी से गुजर रही मुलाजमा को आवाज़ लगाई और फौरी तौर पर 2 लोगों का खाना लाने का हुक्म देकर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। सुबह जल्दी में नाश्ता किए बगैर निकलना पड़ा था। फॉरेनर डेलीगेट्स आए हुए थे। मीटिंग के फौरन बाद उन्हें कंपनी देना पड़ा, सो लंच का वक्त भी नहीं मिला। फिर ड्राइव करके भी आना पड़ा और अब शॉवर लिया तो फिर नींद आ जाएगी, खाना स्किप हो जाएगा। मुलाजमा ट्रे रख कर गई तो वो हल्के फुल्के मगर तफसीलन अंदाज में गोया हुआ, जिस पर कद आवर खिड़की में खड़ी नाज़मा बेगम ने पलट कर उसे देखा, लेकिन बोली कुछ नहीं। बेड पर बिखरी मिजान की यादों पर एक सरसरी सी नज़र डालकर खिड़की के करीब मौजूद तख्त पोश की तरफ बढ़ा। उस पर ट्रे रखते उसने माँ की जानिब निगाह उठाई। मासा, बहुत भूख लगी है। उसका अंदाज ही कुछ ऐसा था कि खाने की जानिब देखने के लिए ना रवादार अपनी जिद की पक्की नाज़मा बेगम के कदम खुद ब खुद उसकी जानिब उठे थे। जहर मारी चंद रोटी के टुकड़े हलक से उतारे थे। उन्होंने बरान भी बराए नाम ही निवाले ले रहा था। मकसद उन्हें कुछ खिलाकर दवाई देना था। ट्रे को ढांपते वो साइड ड्रॉर से उनकी मेडिसिन, खासकर एंटी डिप्रेशन पिल्स ले आया। उन्हें टैबलेट और पानी थमाकर उसकी निगाह वापस बेड के फैलावे पर गई, जिसे हटाना जरूरी था। बेड पर बिखरी मिजान की चीज़ों को एहतियात से बॉक्स में डाला और बॉक्स को उठाकर कबर्ड के निचले रैक में रखने लगा कि पश्त से नाज़मा बेगम का गम से भारी मगर चुपता हुआ लहजा गूंजा। इसी तरह आप अपने भाई की हर निशानी को हमारी नजरों से दूर कर देना चाहते हैं ना बारान? आहिस्तगी से कबर्ड बंद करते उनके रिक्कत आमेज सवाल को निहायत जब्त के साथ पीते वो हमवार तासुरात लिए उनकी जानिब मुतवज्जा हुआ, जो भीगी कुब्ज़दा निगाहों से उसे ही देख रही थी। मेरे भाई का वजूद इन बेजान चीज़ों का मोहताज नहीं है मासा। उसकी शख्सियत ऐसी थी कि हर जगह उसकी शबीह नजर आती है मुझे। दिलगीर मुस्कुराहट संग वो गोया हुआ तो नाज़मा बेगम की आंखों में ठहरा समंदर उमड़ पड़ा। लेकिन वो हमें उनसे जुड़ी चीज़ों में ही नजर आते हैं। हम उनकी अजीज चीज़ों को देखते हैं, महसूस करते हैं, तो यूँ लगता है उन्हें महसूस कर रहे हैं, उन्हें छू रहे हैं। और आप उनकी सबसे अजीज चीज़ हमसे दूर कर देना चाहते हैं, क्यों? वो नाकाबिल तलाफी ज़िया के दुख से बिखर कर वो रो पड़ी थी, जिस पर बेतरह तड़प कर आगे बढ़ते उसने सहारा देते उसका दिल पक्के फोड़े की तरह दुखने लगा था। मासा, अपनी चौड़ी हथेली से माँ के आंसू साफ करते अपनी हथेलियां उसके आंसुओं की नमी से जलती हुई महसूस हुई थी। जब्त से जबड़े भींचते वो किस अज़ियत से गुजर रहा था, ये उसकी सुर्खियां चिलकाती आंखों से आया था। पानी पी लें प्लीज। वक्त से उनके लबों से उसने ग्लास लगाया था, जिससे चंद घूंट भरने के बाद वो वापस आंसू पीने लगी थी। जानते हैं, इस जगह इसी तरह दो जानू बैठकर हमारे घुटनों पर हाथ रखते किसी छोटे बच्चे की तरह उसने हमसे उसे मांगा था। हमें आज भी वो लहजा और अल्फाज अजबर हैं। किस शिद्दत और तड़प के साथ उसने कहा था, मासा, मुझे लगता है वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं उसका साहिबा बनना चाहता हूँ। वो हमारे बेटे की सबसे बड़ी खुशी थी, सबसे कीमती शय। किस तरह हम उसे किसी और के सपुर्द कर दें? किस तरह दस्तबरदार हो जाए हम उस वजूद से? बताएं हमें, कैसे? क्यों किया आपने ऐसा? जानते हैं, हम मिराल को देखते हैं तो यूं लगता है मिजान को देख रहे हैं। न जाने क्यों वो इस कदर अजीज थी इतना। हम बस इतना जानते हैं, वो हमारे मिजान की सबसे कीमती निशानी है, जिसे हम किसी कीमत पर दस्तबरदार नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। उनके हज़ियानी एहतजाजी लहजे में पिन्हा अज़ियत की किरचियों को वो अपने रूह पर पैवस्त होता महसूस कर रहा था। मासा, हौले से उनके हाथों को नरम गिरफ्त में लेता वो बराबर में बैठा था।
ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں ماسا، لیکن اپنی جذباتیت میں ہم کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر سکتے نا۔ کیسی زیادتی؟ کس زیادتی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بیوی ہے وہ ہمارے میزان کی، باقاعدہ نکاح ہوا تھا ان کا۔ وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی مشتعل ہوئیں، لیکن باران نے نرم گرفت کو مضبوط کر انہیں باز رکھا۔ بیوی نہیں منقوہا، ایک ہی بات ہے۔ ایک بات نہیں ہے ماسا، اور اگر ہے بھی تو اب وہ بیوی نہیں بیوہ ہے۔ ان کے تمتماتے چہرے پر نظر گاڑے اس نے دباؤ ڈالا تو ان کی آنکھوں کا اشتعال سرکش لہروں کی طرح بے قابو ہونے لگا تھا۔ وہ فوراً ہی ہاتھ جھٹکتی جا کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھیں۔ افسردگی سے اپنے خالی ہاتھ پہ بند دروازے کو دیکھتا ہوا وہ بوجھل قدم اٹھاتا دروازے کے قریب آن ٹھہرا تھا۔ اس نے ایسی غلطی نہیں کی تھی جس کے وضاحت یا صفائی بنے، نہ ہی وہ صفائیاں پیش کرنے کا عادی تھا۔ شاید ہی اس نے اپنی 29 سالہ زندگی میں ایسا کچھ کیا ہو، لیکن اندر شدید ذہنی جان کا شکار سسک رہی عورت کے بطن سے اس نے اس کے وجود کو دنیا میں لایا تھا، جو اس وقت قابل رحم حالت میں تھی، جو آج تک جوان سالہ بیٹی کی موت کے ناقابل تلافی زیاں کے احساس سے ابھر نہیں پائی تھی۔ اور اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اس سلسلے میں سوائے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی مہم سی کوشش کرنے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی ماں سے غلط سمجھے، لیکن اس کے پاس شاید اتنے بہترین الفاظ کا ذخیرہ بھی نہیں تھا جسے وہ انہیں مطمئن کر سکے۔ پھر بھی ادنا سی کوشش کے تحت اس نے لب وا کیے۔ ماسا، وہ بیوی ہوتی تو بلا شبہ ہر اعتبار سے ان پر صرف میزان کا حق تھا، میزان کے حوالے سے حویلی والوں کا آپ کا حق تھا، لیکن اب وہ بیوہ ہے، ان کی زندگی پر ان کا حق پہلے ہے۔ ہمیں کسی کی بنیادی حقوق طلب کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ہم اپنے احساسات کے مد نظر حقیقت کو نظر انداز تو بالکل نہیں کر سکتے۔ یہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے ماسا؟ روزانہ تو آپ زنان خانے میں عورتوں کو درپیش مسائل سلجھاتی ہیں، انہیں انصاف دلاتی ہیں، پھر حویلی میں ہی نا انصافی کس طرح ہونے دے سکتی ہیں آپ؟ ماسا، حقیقت کو تسلیم کریں پلیز۔ کون سی حقیقت؟ دروازے کے پار سے ابھرے ان کے بھیجے سوال میں ضبط کی ٹوٹی تنابوں کا شور سا تھا۔ یہی کہ انہیں ایک سائبہ چاہیے، ایک مضبوط سائبہ، ڈھال نہیں، کیونکہ ڈھال کبھی نہ کبھی بھید دیے جاتے ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں یہاں اس ڈھال کو بھیدنے والے بہت سے ہاتھ موجود ہیں۔ ان کیس وہ ہاتھ چوک بھی جائیں تو کون جانے وقت کی ترکش میں آزمائش کے کتنے تیر موجود ہیں، کہاں تک آپ ان کا دفاع کریں گی؟ آپ خود سوچ کر دیکھیں، کیا میزان کو گوارا ہوتا کہ جس لڑکی کو اس نے اتنے ارمانوں سے مانگا تھا وہ آزمائش کی زد میں یوں وقت و حالات کے بیچ ٹاس ہوتی رہے؟ اس کی متانت بھرے تلخ سوال پر اندر سے دبیز خاموشی کا جواب آیا تھا۔ موقع غنیمت جان کر لمحاتی توقف لیتا ہوا وہ مزید بولا، اس سارے حقائق کو ایک پل کے لیے میں نظر انداز بھی کر دوں تو میں آپ دونوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ جانتا ہوں میزان کی طرح ہمیشہ سے میں آپ لوگوں کے پاس نہیں رہا، لیکن اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا نا کہ فکر بھی نہیں ہے مجھے آپ لوگوں کی۔ خود کلامی کے انداز میں سوال کرتے اس نے گہرے دکھ سے دروازے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس حادثے کے بعد سے آپ نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے، کس قدر بدل گئی ہیں آپ۔ اور مضراب، کبھی اسے نوٹس کیا ہے آپ نے؟ وہ جو میزان کے سب سے قریب تھی، وہ جو میزان کے بعد سے سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوئی ہے۔ میں نہیں جانتا کسی نے اتنی بڑی چیز نوٹس کیوں نہیں کی کہ اس حادثے کے بعد سے مضراب کے ریزلٹ کس قدر خراب ہو گئے ہیں۔ وہ بچی جو ٹاپر تھی اب ہارڈلی 60 to 70% سکور کر رہی ہے۔ آئی نو یہ کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے، کیونکہ جس قدر وہ میزان کے کلوز تھی یہ ہونا ہی تھا۔ آپ سب کی تو اپنی اپنی مصروفیات ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ایک وہی تھا جو ہمیشہ سے اس کے قریب تھا، ان کے بانڈ سے یہاں کوئی انجان نہیں تھا، لیکن میزان کے بعد سب نے مضراب کی ذہنی حالت کو جس طرح نظر انداز کر دیا یہ واقعی حیرت کا مقام ہے۔ تضاد آپ لوگ میرال کو لے آئے جو میزان کے حوالے سے اسے پہلے ہی بہت عزیز تھی، اس کے بعد زیادہ ہو گئی ہے، جسے لے کر وہ پوزیسیو اینڈ پروٹیکٹیو ہوتی گئی۔ آپ لوگوں نے غور نہیں کیا جو لائف سٹائل آپ نے ان کے لیے چوز کی اسے دیکھ کر وہ مزید ڈپریسڈ ہوتی گئی۔ یہی فرسٹریشن ہے جو کبھی غصہ تو کبھی بدتمیزی کی صورت نکل رہا ہے، جس پر بجائے اسے کنسول کرنے یا سمجھنے کے آپ لوگ ہارشلی ریئیکٹ کرتے ہیں، جو اس کی مینٹل ہیلتھ کو زیادہ افیکٹ کر رہا ہے، جو میں نہیں چاہتا۔ وہ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، وہ پیس آف مائنڈ اینڈ پوزیشن ڈیزرو کرتی ہے۔ فار گاڈ سیک آپ لوگ سمجھیں اس بات کو، ایک سو کال روایت کے نام پر ایٹ لیسٹ اپنی بیٹی کی لائف سپوائل نہیں کریں۔ اسپاٹ چہرہ لیے دہلیز پر کھڑے شہباز عثمانی کو دیکھ آخری الفاظ ادا کرتا وہ تیز قدموں ان کے سائڈ سے ہوتا ہوا گزر گیا تھا۔ ہم اب بھی یہی کہیں گے، بہتر ہے آپ اس میں انوالو نہیں ہو، بہت سے حالات کے کم و پیش سے ناواقف ہیں آپ،
ऐन मुमकिन है आप अपने ही स्टैंड के नताइज अफोर्ड न कर सकें। राहदारी में निकलकर शहबाज उस्मानी ने सरजनिश करते अंदाज में संजीदगी से कुछ दबे इशारे दिए थे। आपको ऐसा क्यों लगता है बाबा साहब? वो बराह रास्त उनके संजीदा चेहरे को देखते इस्तफसार कर रहा था। हर क्यों का जवाब फौरन नहीं मिल सकता, लेकिन हम तो सबके क्यों का जवाब फौरन दे रहे हैं। उसकी संजीदगी में तल्खी सिमटी थी। जवाबन शहबाज उस्मानी ने तरतीब शुदा जवाब पर खामोशी को तरजीह दी। आई डोंट अंडरस्टैंड बाबा साहब। मेरी बहन मेरे सीने से लगकर रोते हुए सवाल करती है। भाई साहब, अगर उस लड़की की जगह मैं होती तो? उस तो के आगे की खामोशी मेरी जुबान को मफलूज कर देती है, मेरे अल्फाज को निगल जाती है। कोई अंदाजा लगा सकता है यहाँ मेरी इस लम्हे की बेबसी का, लेकिन यहाँ तो सबको अपने अंदाज में क्यों का नारा बुलंद करना है। बाप की खामोशी पर वो बागी होते ख्यालात पर बंद बांधने की हद्दुल इम्कान कोशिश के बावजूद मुतासिब अंदाज में चटक पड़ा था। खैर, हमें अपने या किसी के क्यों की परवाह नहीं है। हमें जिससे जो कहना था हम कह चुके। वो खामोश निगाह उनके चेहरे पर डालता पलट गया था। तू ना समझेगा इस मोहब्बत को, सर पे तेरे सवार थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी है वहशते दिल भी, सब तुम्हारा खुमार थोड़ी है। दीवान खाने में आज फिर वो बीबा बच्चा बना बैठा हाजी हकीम की हल्की फुल्की गुफ्तगू का जवाब मुख्तसर से मुख्तसर अल्फाज में दे रहा था। मौन हकीम खाने की जानिब कोई आया तो फारूक के इतला पर वो माजरत करते हुए दरमियानी दरवाजा खोलकर उसकी जानिब चले गए थे। तन्हा बैठा वो तसलसल से दाएं पैर को हरकत देता हुआ तायराना निगाह यूं ही इर्द गिर्द घुमा रहा था। साथ वक्फे वक्फे से नजर रिस्ट वॉच पर भी जा रही थी। कई बार नजर उस रूम के दरवाजे पर भी लहजा भर के लिए जाकर लौटी थी जहां से आवाजें उभर रही थी, जहां वो खड़े खड़े सलाम करने के बाद उजलतन गायब हुई थी। फातिमा, फातिमा हमारी बात सुने, हम कह रहे थे। तेजी से रूम से निकली बच्ची के पीछे वो आवाजें देती हुई कामदार दुपट्टा पर मुश्किल संभालती हुई बाहर निकली थी। फातिमा बात तो सुन ले। मखमूली डब्बा हाथ में लिए इधर उधर हो रही गुलाबी स्कार्फ वाली वो मुश्किल 3-4 साल बच्ची को पकड़ने में वो नाकाम थी। दिलावर आराम से सीने पर बाजू बांधे हकीम साहिबा की जिद्दोजहद देख रहा था। उस जैसे अथड़े घोड़े को काबू करने के बुलंद इरादे रखती थी, और कहां एक नाराज बच्ची उनसे नहीं संभल रही थी। नहीं, फातिमा आपको वापस जाने नहीं देगी, वरना फातिमा को भी आपके साथ जाना है। हनूज दस्तरस फराज जारी रखते फातिमा ने जिद्दी अंदाज में हतमी फैसला सुनाया। हम जल्दी वापस आ जाएंगे, लौटा दें प्लीज। फातिमा तो अच्छी बच्ची है ना? रूहान से अंदाज में पुचकारना चाहा। दिलावर को इंतजार करवाना वैसे ही उसे खराब लग रहा था, वो भी इस सूरत जब उसने फोन पेशगी वक्त बता दिया था। गलत, आपने पिछली बार भी यही कहा था, फिर आप नहीं आई, और फिर आपने कहा था दूल्हा भाई फातिमा के लिए ढेर सारी टॉफीज लाएंगे, वो भी नहीं लाए। अब फातिमा आपको जाने नहीं देगी दूल्हा भाई के साथ। पलट कर खफा नजर डालते फातिमा साहिबा ने फूले मुंह के अब उसे भी लपेटा। ए चिकनी के अलग ललान इल्जाम तराशी पर दिलावर की आंखें सुकड़ी थी, जिस पर मुकद्दस कफत ज़दा होकर लब चिपाने लगी थी। हम ले आएंगे हमारी फातिमा के लिए ढेर सारी टॉफियां। अभी आप ही को बॉक्स दे दें, उन्हें तैयार होना है, देर हो जाएगी, दूल्हा भाई को जरूरी काम है। हाजी हकीम ने अंदर दाखिल होते हुए पिचकारा, लेकिन फातिमा मुतमिन नहीं लग रही थी। मुकद्दस को समझ नहीं आ रहा था अब क्या करे। फातिमा ने जिस सख्ती से अपने दोनों हाथों से निकलकर बॉक्स को सीने से भींचा था वो जबरदस्ती भी नहीं कर सकती थी, और मौसूफ से कोई बईद नहीं था वो किस बात पर खफा हो जाते। वो कश्मकश में पड़ गई थी। दूसरी तरफ दिलावर भी शशो पंच में बच्चों से बात करने का इस तजर्बा ना होने के बराबर था। फातिमा बेटा। नहीं। हकीम साहब की बात पूरी होने से पहले ही वह एहतजाजी हुई, पीछे दीवार से लगी तो उन्होंने बेचारगी से शाने अचकाए। जैनब और मरियम कहाँ हैं? जैनब की तबीयत खराब थी, मरियम को हमने उनके साथ भेजा है, बस आ ही रही होंगी। वो धीमे सुरों में फातिमा पर नजर जमाए गोया हुई। फिर इस मामले को आप दोनों देखें, हम आते हैं। जूं का तू मसला उन पर छोड़कर हाजी हकीम अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। आप जानते हैं ये फातिमा है, फारूक भाई और हम सब की प्यारी बेटी। बहुत अच्छी बच्ची है, जिद तो बिल्कुल भी नहीं करती, गंदे बच्चों की तरह, और परेशान तो करती ही नहीं है कभी, क्योंकि जानती है वो अच्छे और प्यारे बच्चे जिद नहीं करते, है ना फातिमा? वो हथेली फैलाकर उसके मुकाबले दुजानो टिकती दिलावर को बता रही थी। जवाबन फातिमा ने खफा नजर गुलाबी हथेली पर डालते निगाह उठाकर बुत बने खामोश दिलावर को देखा। गालबन उधर से वो पेश रफ्त चाहती थी। बॉक्स दे दें, आइंदा आपकी आप ही जब भी आएंगी
آپ کی پسندیدہ چیزیں لے کر آئیں گی۔ بالآخر اس نے لب کشائی کی تو مقدس نے پلٹ کر کسی قدر حیرانگی سے اسے دیکھا جو چلتا ہوا پاس چلا آیا تھا اور آہستہ سے بند مٹھی اس کی جانب بڑھائی۔ انہیں دے دیں، شاید مان جائیں۔ مٹھی آگے کرتا ہوا بولا تو مقدس نے سرعت سے گلابی ہتھیلی آگے کی جس میں 2 بڑے بڑے نوٹ آن ٹھہرے تھے۔ یہ لے لیں، اس سے ڈھیر ساری ٹرافیاں آ جائیں گی۔ مقدس نے فوراً وہ ہتھیلی فاطمہ کے آگے کی۔ پھر کچھ پس و پیش کے بعد بالآخر فاطمہ نے ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن لگ رہا تھا وہ ہنوز دلہا بائی سے خفا ہے۔ موٹی موٹی معصوم آنکھوں سے گاہے بگاہے وہ گھورے جا رہی تھی جبکہ مقدس باکس لے کر اجلتاً اندر چلی گئی تھی۔ فاطمہ سچی میں اچھی والی بچی ہے، ضد بھی نہیں کرتی، بدتمیزی بھی نہیں کرتی اور سب کی باتیں بھی مانتی ہے۔ مزید کچھ دیکھ کر گھورنے پر اتفاق کرتے بالآخر فاطمہ صاحبہ نے اپنی امیج کلیئر کرنی چاہی، جس پر فون میں مصروف دلاور نے کچھ چونک کر ہونٹ لٹکائے ٹکر ٹکر خود کو گھوری اس گڑیا کو دیکھا۔ فاطمہ دادو اور آپی سے بھی دعائیں سیکھتی ہے اور مدرسے بھی جائے گی اب۔ دوسری طرف سے خاص رسپانس نہ دے کچھ اور اپنے خواص پر روشنی ڈالی۔ آپ کے دلاور اپنی امٹ آنے والی مسکراہٹ روک نہیں پایا تھا۔ اشارے سے قریب بلایا تو وہ کچھ پس و پیش کے بعد قریب چلی آئی، آخر کو فرما بردار بچی ہونے کا ثبوت جو دینا تھا۔ پھر اپنی اکھڑ مزاجی کے لیے مشہور حریف زادے کی زندگی میں حکیم صاحبہ کی بنا دستک گھس آنے کے بعد سے ہوئے بہت سے نئے تجربوں میں ایک اور تازہ ترین تجربے کا اضافہ ہوا، ایک بے زر سی بچی کی گفتگو کا تجربہ جو خالصاً فاطمہ اور ان کی آپو کی خوبیوں پر مبنی تھا، جو مقدس کی تیاری مکمل کر کے عبایا و نقاب لے کر باہر نکلنے تک جاری رہا تھا۔ حاجی حکیم کو الوداع کہتے ہوئے لاکھ کوشش کے باوجود وہ آنسوؤں کا سلسلہ روک نہیں پائی تھی۔ حاجی حکیم نے حسب سابق بھیگی آنکھوں کے گوشے صاف کرتے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ قیمتی نصیحت بھی اس کے پلو سے باندھے تھے۔ شکنجے ٹوٹ گئے، زخم بد حواس ہوئے، ستم تو یہ ہے کہ اہل ستم اداس ہوئے۔ داجی کے فیصلے کا سب سے شدید اثر لینے کا خدشہ جس وجود سے تھا وہ توقع سے زیادہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ کل دوپہر سے وہ بھٹی بخار میں تپ رہی تھی۔ ساری رات دیجان اور مزراب نے جا کر اس کی پٹی کرتے ہوئے گزاری تھی۔ 2 بار ڈاکٹر دیکھ کر جا چکا تھا۔ تشخیص کردہ دوائیاں بھی جیسے اس کے نحیف وجود پر بے اثر تھیں۔ بیٹا کچھ کھا لو، تھوڑی تقویت ملے گی۔ اس کی متورم آنکھوں میں حرکت دیکھ دیجان نے ہولے سے اس کی پیشانی پر نرم ہاتھ رکھا تھا۔ ہمیں کہیں نہیں جانا یہاں سے دیجان، اس کے وہی الفاظ سے جو کل سے نیم خنودگی میں لبوں پر پھڑپڑا رہے تھے۔ آپ سے کس نے کہا میرے بچے آپ کہیں جا رہے ہو؟ دیجان کا دل پسیجا تھا، جواباً اس نے سختی سے جلتی آنکھوں کو میچا تھا۔ نتیجے میں ایک بار پھر اذیت کے آنسوؤں میں تپتی کن پٹیوں کو تسلسل سے دھونے لگی تھی۔ دیجان بھیگی نکاح کل سے اس کی تیمہ داری میں ہلکان باتھ روم سے ٹھنڈے پانی کا باؤل لے کر آ رہی مزراب پر ڈال گئی، جو باؤل وہیں تپائی پر پٹک کر دھپ دھپ کرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ آپ کہیں نہیں جا رہی ہیں یہاں سے، سنا آپ نے؟ دیجان زور ڈالتے ہوئے اس کی کن پٹیوں سے آنسو جذب کر گئیں۔ دیجان تڑپ کر ان کی گود میں سر رکھتی وہ سسک پڑی تھی۔ آپ ہماری سب سے پیاری اور سمجھدار بیٹی ہو، آپ کو لگتا ہے ہم آپ کو خود سے دور کریں گے؟ کبھی بھی۔ خام خواہ پرانگدہ سوچوں سے آپ اپنی صحت متاثر کر رہی ہیں، ساتھ ہم سب کو بھی پریشان کر رہی ہیں۔ شاباش، اب اٹھیں، کچھ کھائیں تاکہ دوائی لیں۔ اس کے الجھے بالوں میں انگلیاں چلاتی وہ فکر آمیز خفت سے ڈپٹ رہی تھی جس کا وثوق مرال کے مضطرب دل پر ٹھنڈے پھائے رکھ رہا تھا۔ وہ ان کی نم آنکھوں میں ہلکورے لیتی ہے لوہی چمک اس پہ رقم تحریر سے جو انجان تھی۔ دہلیز پر تنفر زدہ اعصاب کے ہمراہ سکتے اس کے نازک وجود کو دیکھ رہی مزراب مٹھیاں بھیجتی ہوئی مڑی کہ سامنے سے چلے آئے باران سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ سوری بھائی صاحب، بھنائے انداز میں معذرت کرتے ہوئے بڑبڑاتی ہوئی جانے لگی کہ سرعت سے بازو تھام کر باران نے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ کیا ہوا ہے؟ ان کی حالت نہیں سنبھلی ابھی تک؟ حالت تو تب سنبھلے گی جب اس بے وقوف کا دماغ درست ہوگا، جب اپنی بھلائی برائی کی پرکھ ہوگی، لیکن فی الحال تو ایسے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ نہ جانے اپنے معاملے میں اس قدر کن ذہن کیوں ثابت ہوئی ہے، ورنہ اوروں کے معاملے میں تو بڑی سلجھی ہوئی سمجھدار بنتی ہیں۔ صحیح کہتے ہیں، چراغ تلے اندھیرا۔ باران کے پوچھنے کی ہی دیر تھی وہ تو جیسے پھٹ پڑنے کو تیار بیٹھی تھی، انتہائی سنجیدہ موضوع ہوتے ہوئے بھی۔ باران کو اس کا پھولا چہرہ دیکھ ہنسی آ گئی تھی جسے اس نے بوقت ضبط کر لیا تھا۔
آپ ریلیکس رہیں، سنبھل جائیں گی وہ، ابھی شوق میں ہیں۔ شوق میں ہے؟ میڈم کا دماغ جس طرح بند پڑا ہے، انہیں شوق کی اشد ضرورت ہے۔ میں تو کہتی ہوں داجی کو بجائے ٹریلر دینے کے سیدھا کلائمیکس دینا چاہیے تھا، تاکہ ایک ہی بار میں دماغ جھٹکے سے بیدار ہوتا اور حقیقت کے درپن بدلتے حالات کے پہلو اچھی طرح نظر آتے۔ منہ کے ٹیڑھے میڑھے زاویے بناتی ہوئے سخت کبیدہ ہو رہی تھی۔ اب اس نادان کو کون بتائے، جس کا غم وہی سمجھتا ہے۔ ہم لاکھ خیر خواہ سہی، لیکن سوائے اس کی شدت کا قیاس لگانے کی کوشش کے کچھ نہیں کر سکتے، اور قیاس لگانا اور ان کی جگہ رہنا اور سہنا قطعی متضاد کیفیات اور تجربات ہیں۔ آپ کی خواہش سر آنکھوں پر ہوتی، لیکن کیا ہے نا، اس کے لیے ایک عدد اضافی فرد کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ باران نے رسان سے اہم پہلو کی جانب توجہ دلائی۔ وہ تو برجستگی میں کچھ کہتے اس نے لب دبائے تھے۔ اب یہ مت کہیے گا وہ بھی آپ دیکھ چکی ہیں۔ اس نے قصداً مذاق کا عنصر شامل کرنا چاہا، لیکن مضراب کی خاموشی پر کہکا بے قابو ہوا تھا۔ یو آر امپاسبل رابی، بائی دا وے میری ایک کانفرنس کال ہے، میں اٹینڈ کر لیتا ہوں۔ آپ بجائے غصہ پینے کے جا کر کچھ کھائیں اور حالت سدھاریں۔ غیر سنجیدگی سے بات اڑاتا ہوا اس کے ناک کو چھو کر وہ نفی میں سر ہلاتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں تیرگی میں محبت کا ایک کہانی ہوں، کوئی چراغ سا ایوان میری تلاش میں ہے۔ آپ دی جان سے مزید رکنے کی اجازت نہیں لے سکتی تھیں؟ اسے ان گلیوں سے کافی دور نکل آنے کے باوجود بار بار سائیڈ مرر سے پیچھے دیکھتا وہ خود کلامی کے انداز میں گویا ہوا۔ ایسا نہیں ہے، بس ابا تنہا ہو جاتے ہیں تو۔ آنکھوں کے نم گوشے صاف کرتے اسے سمجھ نہیں آئی کس طرح ان آنسوؤں کی ترجمانی کرے۔ حویلی میں سب کیسا ہے؟ یقیناً دی جان نے مجھ سے زیادہ تفصیل میں آپ کو بتایا ہوگا۔ اس کا پروسوک انداز طنز کے زمرے میں نہیں جاتا تھا۔ شاید۔ وہ گول گول سا جواب دے کر اپنی کلائیوں میں کھنک رہی سونے کی باریک چوڑیوں کو چھیڑنے لگی تھی۔ کن اکھیوں سے دی جان کی امیدوں کے بلند پہاڑ کے مرکز کی کنفیوژ حرکت اور دی جان کا باوسوق انداز یاد کرتے اس کے بھینچے لبوں کی تراش میں محظوظ کن مسکراہٹ نے جگہ بنائی تھی۔ ویسے دی جان نے خاصی امیدیں وابستہ کر لی ہیں آپ کی صلاحیتوں سے، دیکھنا دلچسپ ہوگا آیا کہ ان کی امیدوں کی کشتی کنارے لگاتی ہیں یا کنارے پر ہی ڈبو دیتی ہیں۔ اسٹیئرنگ گھماتے اس کا انداز 100% استہزائیہ تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نقاب سے جھانکتی آنکھیں اعتماد لیے اٹھی تھیں۔ میرے مطابق جان کی بازی اعتبار کی شرط سے زیادہ آسان ہوتی ہے۔ بے نیاز لہجہ ازلی خشکی لیے ہوئے تھا۔ جان کی بازی بھی لوگ کسی کے بھروسے ہی لگاتے ہیں۔ برجستہ جواب پر دلاور نے گردن گھمائی، بے تاثر نگاہوں کا کجراری آنکھوں سے ٹھیک ٹھاک تصادم ہوا تھا۔ مقدس نے گھبرا کر تو مخالف نے احتیاطاً زاویہ بدلا تھا۔ کسی بھروسے اور کسی کے بھروسے میں فرق ہوتا ہے۔ دوسری صورت میں اکثر جان بچ جاتی ہے، لیکن جینے کی وجہ ہار جاتے ہیں لوگ، اور میں یہ حماقت نہیں کرتا۔ پہلو بدلتے کیسی تنفر امیز تشنگی سمٹ آئی تھی اس کے بے پرواہ مگر زخم خوردہ لہجے میں۔ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا ہے، اور اعتبار کسی بھی رشتے کی بنیاد ہوتی ہے، اور ابا کہتے ہیں بنیاد رکھتے ہوئے دل و دماغ کو تمام تر خدشات سے پاک رکھنا چاہیے، پھر چاہے اس بنیاد پر محل بنے یا کھوکھلے رشتوں کا ملبہ جمع ہو، آپ کو حماقت پر ڈٹے رہنا ہے۔ بات اچکر جس تلخی و کرواہٹ سے اس نے جملہ مکمل کیا تھا، مقدس بس دیکھتی رہ گئی۔ اوروں کی نہیں، ہم اپنی گارنٹی لیتے ہیں، بس آزمائش شرط لازم ہے۔ اب کہ تھم جانے کی باری اس کی تھی۔ آنسو سے دھلی صاف و شفاف بڑی بڑی حجم سے پھیلی کاجل کی باریک دھار سے مزید آنکھیں تضاد، اس میں تیرتے ہلکی گلابی ڈورے اپنے اندر عجیب پرلطفی کشش سموئے ہوئے تھے، گویا شکست کا سارا سامان۔ تضاد دعویٰ بھی اتنا بڑا خود اعتمادی لیے اعتبار طلب کرتا ہوا۔ ہنکارہ بھر کر دام فریب سے نکلتا ہوا وہ مکمل توجہ اسٹیئرنگ پر مبذول کر نگاہوں کو سڑک پر گاڑ گیا، گویا اس سے اہم کام دنیا میں کچھ ہو ہی نہ۔ حل طلب اور بھی ہیں اتنے مسائل، لیکن جانے کیوں ہم کو فقط تیری پڑی ہوتی ہے۔ کوہنیوں سے فولڈ اس کے مٹیالے رنگ کی آستین سے کھلے حصے کی ابھرتی رگیں اسٹیئرنگ پر اس کی کبھی انگلیوں کی سخت گرفت کا پتہ دے رہی تھی، جو اس کی ذہنی ادھم پیل کا غماز تھی۔ ایک نرم سی تبسم کی گلی اس کے لبوں کو چھو کر گزری تھی۔